आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो हमारा इलेक्ट्रो है, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे आवेश को। और जो स्टैटिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्थिरता को, यानी कि स्थिर को। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो क्या है? भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ये हमें एग्जाम में लिख देना है अगर डेफिनेशन पूछी जाए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आवेश है, इसके बारे में जब हम इसके गुणधर्म देखते हैं तो हमें इसके बारे में चार चीज़ें हैं वो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश एक सदिश राशि है या अदिश राशि। इसके बाद में बात करेंगे हम आवेश है उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आवेश है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने हमें बताया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा धनावेश होता है, एक होता है हमारा ऋणावेश। धनावेश को हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, ऋणावेश को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जिसे हम प्लस चिन्ह है और माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि आवेश है उसका मात्रक क्या है। तो मात्रक की बात करें तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड चैप्टर में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि विद्युत धारा है वो किसके बराबर होती है? आवेश बटा समय के, यानी कि Q/T के। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IT के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ I है, I का मात्रक अपनों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, क्या था? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और यहाँ समय है, समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो आवेश है उसका मात्रक क्या आ जाएगा अपने पास में? आवेश का मात्रक हमारे पास आएगा एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड को हम एक दूसरे मात्रक से और रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं कूलाम। ठीक है, ये यूनिट इसकी कौन सी हो गई? एसआई यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई। इसके अलावा सीजीएस में इसकी क्या यूनिट होगी वो सभी हम अभी डिटेल अभी बात करते हैं। इसके सीजीएस यूनिट क्या रहेगी? तो सीजीएस यूनिट है इसमें तीन प्रकार की रहेगी। पहली है अपना ईएसयू, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर स्टेट कूलाम, या फिर फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं। एक कूलाम और एक स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन रहता है कि एक कूलाम है वो अपना बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी यूनिट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू। तो इनमें रिलेशन देखें तो एक गुलाम है वो बराबर होता है 1/10 एक गुलाम के बराबर। जो इसकी ईएमयू में यूनिट है उसको एक गुलाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसकी यूनिट है वो अपनी आती है फेराडे के अंदर। एक फेराडे है वो 96,500 गुलाम के बराबर हो जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फेराडे वो 96,500 गुलाम के बराबर आ रहा है। तो अपने आवेश की सबसे बड़ी जो मात्रक है वो कौन सी है? फेराडे। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वो ईएसयू के अंदर है, यानी कि स्टेट कूलाम के। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में कुछ और भी अपने को मात्रक है वो याद रखने चाहिए, जैसे कि अपना एक मिली कुलाम किसके बराबर होता है, एक माइक्रो कुलाम किसके बराबर होता है, एक नैनो कुलाम किसके बराबर होता है, एक पिको कुलाम किसके बराबर होता है। ये रिलेशन है वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नोट आउट कर लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं मात्रक के बाद में इसकी विमा क्या रहती है। तो विमा के लिए क्या, तो इसकी विमा की बात करें तो इसका जो मात्रक है एम्पियर सेकंड, यहाँ से हम इसकी विमा कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा है 11th क्लास के अंदर कि जो धारा है आई
उसकी विमा क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम ब्रैकेट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अपने पास यूनिट क्या आ रही है, एम्पियर और सेकंड। तो आवेश क्यू की जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम्पियर, वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को अपने टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवेश की विमा एटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो आवेश है वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो हम जानते हैं कि सदिश राशि कौन सी होती है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें हमारे पास में क्या है कि एक तो दिशा हो और एक परिमाप हो। जैसे कि ये ए वेक्टर है, इसमें हमारे पास परिमाप भी है और दिशा भी है, दोनों चीजें हैं। हमारे आवेश की स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या है, दिशा नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा आवेश है वो एक अदिश राशि है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ विद्युत धारा के लिए, कि हमारा विद्युत धारा है उसमें दिशा भी है और परिमाप भी है, फिर भी हमारा जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि क्यों है, सदिश राशि क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक वायर है, कोई एक तार है जिसमें करंट है, बह रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, और ये करंट है, आगे हम दो तारों में डिवाइड कर देते हैं, दो तारों में डिवाइड करेंगे। इसमें 5 एम्पियर का जा रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 एम्पियर का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर, इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो विद्युत धारा है उसकी दिशा तो विपरीत है और परिमाप समान है। तो इस वजह से जब यहाँ पर अपने जो क्या होता है कि सदिशों का जो योग नियम है उसके हिसाब से जब विद्युत धारा को अपने योग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0, जबकि यहाँ एक्चुअल में 0 तो है नहीं। तो इस वजह से क्या है कि जो विद्युत धारा है वो सदिशों के योग नियम है उसका पालन नहीं करती। इस वजह से विद्युत धारा है वो अपनी क्या है, एक अदिश राशि है। और सदिशों का योग नियम, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे एक ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सदिशों का योग नियम क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट जो आर वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो विद्युत धारा में ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि आवेश हैं वो कितने प्रकार के हमने देखे, 2 प्रकार के आवेश है, प्लस और माइनस। तो पहला गुणधर्म हम ये देखेंगे कि जब दो समान प्रकृति के आवेश अगर हम एक दूसरे के नजदीक रखें तो उनमें किस तरह का बल लगता है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें किस तरह का बल लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास समान प्रकृति के आवेश हो गए, जैसे 2 प्लस आवेश रखे। ठीक है, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ पर 2 माइनस आवेश है वो भी समान प्रकृति के, तो इनमें बल किस तरह का लगेगा। तो जो समान प्रकृति के आवेश है उनमें लगता है प्रतिकर्षण का बल, जबकि जो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनमें क्या लगता है, आकर्षण का बल। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो समान प्रकृति के आवेश है उनमें तो लग रहा है प्रतिकर्षण का बल, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनमें लग रहा है आकर्षण का बल। ये हम कुछ प्रयोग है वो करके देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक सीधी डोरी लेते हैं, डोरी ले ली और उसके साथ हमने एक कांच की एक नली है या एक ट्यूब है उसको हमने इस तरह से लटका दिया। इस ट्यूब के ऊपर हम क्या देते हैं, प्लस चार्ज दे देते हैं, इसको प्लस आवेश दे देते हैं। ठीक है, अब इस ट्यूब के नजदीक में हम एक दूसरी ट्यूब लेकर आते हैं, एक दूसरी ट्यूब लेकर आते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, सेम ही प्लस आवेश होता है। तो जब इन दोनों ट्यूबों को हम एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो क्या देखा गया कि ये वाली जो डोरी से टंगी हुई जो ट्यूब है ये दूर की तरफ जा रही है। तो क्या होगा कि इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर जो प्लस आवेश मौजूद है उनके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, और अगर यही प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, यही प्रयोग हम जब करते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, तो नेगेटिव चार्ज की स्थिति के अंदर यहाँ क्या होता है,
नेगेटिव चार्ज की स्थिति के अंदर ये ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये आप है अपने, इसके अलावा और भी क्या कोई प्रयोग है? बिल्कुल है, आपके 12th क्लास के अंदर एक विद्युतदर्शी के नाम से एक प्रयोग आता है। विद्युतदर्शी के नाम से एक प्रयोग है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या डिस्कवर करने के लिए कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं उनमें आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। तो विद्युतदर्शी का मैं एक बार आपके सामने उसका डायग्राम ले आता हूँ। विद्युतदर्शी है, उसका उदाहरण है, वो देख सकते हैं। इसमें क्या होती है कि ऊपर की तरफ क्या है, एक धातु का गोला होता है, ठीक है, और इसी मेटेलिक रोड के साथ है नीचे की तरफ दो पत्तियां लगी रहती है। अगर वो दोनों पत्तियां अगर सोने की है, गोल्ड की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रवण विद्युतदर्शी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये एल्यूमिनियम की है तो इसे हम साधारण विद्युतदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में हम क्या कहते हैं कि धातु के ऊपर, गोले के ऊपर हम कोई भी एक चार्ज दे देते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में हमने नेगेटिव चार्ज पहले से इसे दिया हुआ है। जब इसे हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, अब उसके पास में हम एक दूसरी रोड लेकर आते हैं। कोई भी एक रोड ले लीजिए, उस रोड को हम इसके नज़दीक लेकर आते हैं। इस रोड पर अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस रोड को ले जाकर हम इस घुंडी के साथ अगर टच करते हैं तो उससे क्या होगा कि इसकी जो पत्ती होगी उस पर एक तरफ तो क्या आ जाएगा, हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम तो जानते हैं कि प्लस और माइनस में क्या होता है कि आकर्षण होता है। उसकी वजह से ये दोनों पत्तियां हैं, पहले अगर मान लीजिए उनके बीच में एंगल है जो भी था, मान लीजिए 30 डिग्री का था, 40 डिग्री का था, बाद में क्या होगी, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगी तो ये सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि प्लस चार्ज की बजाय अगर हमारी जो रोड है, रोड के ऊपर हम क्या है, नेगेटिव चार्ज ही रखते तो क्या होता। अब ये नेगेटिव चार्ज वाली रोड जब हम इस घुंडी के साथ टच करते हैं तो यहाँ प्लेटों पर पहले से ही ऋणावेशित है, ये अपनी रोड है, रोड टच करने के बाद यहाँ ऋणावेश की मात्रा और बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पत्तियां हैं उनके बीच में अगर पहले मान लीजिए 40 डिग्री का एंगल था तो पत्तियां कुछ और फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, है ना। दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम आवेश है, आवेश की प्रकृति को बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोनों प्रयोग अपने घर पे भी इसे दोहरा सकते हो, ठीक है। तो इसका पहला जो गुणधर्म है हमने पढ़ा, तो पहला गुणधर्म इसका क्या है कि समान प्रकृति होती है। समान प्रकृति से क्या मतलब है, प्लस प्लस और माइनस माइनस आवेश है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दूसरा, अगर विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो भी देख ले। स्टार्ट। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आवेशों का योज्यता का नियम। आवेशों का योज्यता का नियम हमें क्या बताता है कि देखो, कोई भी दो आवेश है उनको आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हमारे पास दो तरह के आवेश है। मान लीजिए एक तो प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है। प्लस आवेश हमारे पास कौन कौन से हो गया, जैसे कि +5 कूलम हो गया, +4 कूलम हो गया, और माइनस आवेश है अपने पास में जैसे कि -8 कूलम हो गया। और हमसे पूछा जाए कि इस बॉक्स में जो नेट है वो अपना कितना आवेश है, तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें क्या पता है कि आवेश है वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों का योग है वो किस तरह से होता है, अदिश राशियों का योग है वो बीजगणित के हिसाब से होता है, क्योंकि दिशा तो होती नहीं है। तो डायरेक्टली इसमें जो अपने कहेंगे कि इसमें क्यू नेट है वो कितना हो जाएगा, अपना सभी को आपस में जोड़ दीजिए, 8 कूलम, कितना आ जाएगा, 1 कूलम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है,
और उसमें आपको कह दिया जाए कि ये उदासीन है या अनावेशित है, अनावेशित है या उदासीन है, तो उस स्थिति के अंदर इस बॉक्स में कुल आवेश कितना है। तो इससे मतलब क्या है, अगर ये अपना जो भी बॉक्स दे रखा है वो अगर चालक है, चालक है, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि इसमें धनावेश की संख्या है और ऋणावेश की संख्या है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने ये मैथ में अपने अक्सर कैलकुलेट करते हैं कि अगर कहीं पे जीरो आ रहा है तो उसे आप क्या कह सकते हो कि +3 -3 = 0। ठीक है, यानी कि दोनों तरह की चीजें हैं वो बराबर मात्रा के अंदर है वहां पर मौजूद। ठीक है ना, तो अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर +3 आवेश है और -3 आवेश है, दोनों प्रकृति के हैं, समान मात्रा में है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हो जाएगी इसकी, तो थर्ड हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं आवेशों की, वो है आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत हमें क्या बताता है कि आवेश है उनको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उनको क्या है विलुप्त कर सकते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, उसे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारे पास में क्या है प्लस आवेश है। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर 6 कूलाम आवेश है और दूसरी अपनी बॉडी है उस पर क्या है अनावेशित है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप 2 कूलाम आवेश है वो इस बॉडी से अगर इस बॉडी पर स्थानांतरित कर देते हैं तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा आपका 4 कूलाम और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 कूलाम, यहाँ पर 2 कूलाम आ जाएगा ना। पर इस सिस्टम का अगर आप कुल आवेश देखेंगे तो वो क्या रहेगा हमेशा संरक्षित रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश है वो सदैव संरक्षित रहता है। और डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप इस ग्रुप की जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने नोट्स अपलोड करते हैं, जितनी आप लेक्चर वीडियो देखते हो उनके, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर डायरेक्ट आप उसको फोटोकॉपी करवा के जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो पहला जो नियम पढ़ा था अपनों ने जैसे आवेशों का योज्यता का नियम है उसके अंदर भी आप इस तरह से लाइनें कुछ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन होती है, क्या उन केमिकल रिएक्शनों के अंदर भी क्या हमारा आवेश है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता। तो देखिए जैसे कि युग्म विनाश अभिक्रिया है या फिर युग्म उत्पादन अभिक्रिया है, तो इसमें क्या है जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन है और एक अपना है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके 2 गामा रेस है वो बना देती है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये अभी तक हमने देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम। और पॉजिट्रॉन पर आवेश क्या होता है 10⁻⁻⁻ कूलाम के बराबर ही होता है। बस क्या फर्क रहता है कि इलेक्ट्रॉन और उस पर आवेश वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है और जो कि पॉजिट्रॉन पर जो आवेश है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर रहता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो पॉजिट्रॉन पर आवेश है उसी के बराबर हमारा प्रोटॉन पर आवेश है उसके बराबर होता है। न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल रहता है, उस पर आवेश है 0 रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम युग्म उत्पादन की अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम 2 गामा रेस उनको एक दूसरे के नजदीक लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है वो बनाती है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आवेश कितना है, यहाँ पर आवेश है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और यहाँ पर कितना है +1.6 × -कूलाम। दोनों आपस में रिएक्ट करेगी तो नेट आवेश यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग में नेट आवेश है यहाँ पर 0 था, रिएक्ट करने के बाद भी यहाँ पर नेट आवेश है वो 0 ही रहता है। यानी कि चाहे युग्म विनाश की विक्रिया हो या युग्म उत्पादन की विक्रिया हो, दोनों ही कंडीशनों के अंदर जो नेट जो चार्ज है वो 0 ही रहता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर अपने नाभिकीय विक्रियाएं देखें, नाभिकीय विक्रियाओं की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का ये है हमारा एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक वेट है। इसकी जब अपने रिएक्शन करवाते हैं, यूरेनियम किन में दो एटम्स में डिवाइड होता है, यहाँ पर थोरियम में, और ये अपना 2He4 क्या है, हीलियम, यानी कि इसको हम एल्फा पार्टिकल भी बोल देते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हमारे 92, यहाँ पर है 90 और यहाँ पर है 2। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो यूरेनियम है उस पर कुल आवेश कितना है, तो 92 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की, और यहाँ पर जब इन दोनों के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होगा, तो यहाँ पर भी 92 और यहाँ पर भी सेम है। तो रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज क्या है हमारा बाद में रहता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो नाभिक है, हमारा जो एटम है, सॉरी, हमारा जो एटम है उसका टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या किसी भी कोई भी तरह की रिएक्शन हो, तो उसमें क्या रहता है, हमारे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करें कि किसी चार्ज है उसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें आता है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसमें क्या रहता है, देखिए क्या होता है कि कोई भी संसार के अंदर कोई भी वस्तु बनी है तो वो किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बनी है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे चार और कोई भी, मान लीजिए कोई भी पेड़ है, पक्षी है, या फिर कोई भी मान लीजिए जैसे कोई पत्थर है, तो वो पत्थर भी किसी भी छोटे छोटे परमाणु से, अणु से मिलकर ही बना है। और कोई परमाणु है वो भी किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से। तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जैसे बात करें हम एटम की ही बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मास के लिए। तो द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का, मान लीजिए 10 kg है, पर इस ये क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना होगा। उसी तरह से हम आवेश के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो आवेश है वो किसी छोटे आवेश के मल्टीपल के होगा या फिर उसके गुणज के रूप में होगा। तो यूनिवर्स में सबसे छोटा द्रव्यमान कौन सा है, तो देखो जो हमारी लाइट है वो मिलकर बनी होती है फोटोन से, तो फोटोन का द्रव्यमान है हम 0 लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। इसका वेट होता है 6.8 गुणा 10⁻⁻36 kg के बराबर होता है। इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो क्या करना है, इसके आगे दो सब पार्ट्स हैं, म्यून टाउ है, इनके वेट भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पर द्रव्यमान आप देख पा रहे हो, म्यून का हो गया और ताऊ का हो गया, सॉरी यहाँ 36 है। ठीक है। पर हमारे जो फिजिक्स में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उनके द्रव्यमान है हम देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg के अंदर होता है। न्यूट्रॉन है वो, उसका द्रव्यमान है प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 होता है और इसका भी द्रव्यमान है वो kg के अंदर ही है। आपने यहाँ क्या देखा कि जो नाभिक है, नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान है वो इक्वल रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या है, चक्कर लगाता है, और इसका द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान किसका कम है, यहाँ द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का कम, यानी कि जो कक्षा में चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है नाभिक के द्रव्यमान से कम है। इसी वजह से आपने जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हमने पढ़ा भी था, आपकी 10th क्लास में आता है कि जो किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। वो उसी वजह से था ना, क्योंकि यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो अपने इलेक्ट्रॉन से अधिक है। अगर आवेश की बात करें तो अपना जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो भी प्रोटॉन पर आवेश के बराबर है।
बस उनका जो चिन्ह है वो अलग है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश मानते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश मानते हैं। न्यूट्रॉन है वो विद्युत रूप से उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जैसे द्रव्यमान के अंदर सबसे छोटा जो द्रव्यमान अपने मानते हैं वो न्यूट्रॉन्स को मानते हैं, वैसे ही जो आवेश है सबसे छोटा आवेश किस पर है, अपना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, उसके बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि कोई वस्तु है उस पर नेट क्यू होगा, सॉरी, नेट चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जहां पर ये n की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर किसी पर चार्ज है ही नहीं, जैसे अपना न्यूट्रॉन्स हो गया, या उसके बराबर होगा 2 3। पर एक चीज नोट आउट कीजिएगा इसमें कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो हाफ है, जैसे 3/2 है, इस तरह से नहीं होगा, पूर्ण गुणज के रूप में है। एग्जाम में देखेंगे कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है, ये अपनों ने यहाँ लिखा है। परंतु भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने ये कैलकुलेट कैसे किया कि किसी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसके पूर्ण गुणज के रूप में है, यानी सबसे छोटा आवेश है उसकी वैल्यू है, वो अपनों ने किस तरह से ये मान लिया कि सबसे छोटा आवेश है वो यही होता है ना। तो इसके लिए फिजिक्स में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो किसने बताया हमें, मिलिकन ने। मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तेल बूंद का जो एक्सपेरिमेंट है, उसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मिलिकन ने क्या किया कि 2 प्लेट ली, ठीक है, 2 प्लेट ली मेटल की, और उन प्लेटों को क्या है कि इस इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ है जोड़ दिया, यहाँ से वोल्टेज के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और इधर वाली तरफ से उन्होंने एक ऑयल की बोतल रखी जिसके ऊपर नोजल लगा था जिससे वो स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उन्होंने करंट देकर इस पर एक वोल्टेज है वो लगा रखा है। अब उन्होंने ऑयल से वो यहाँ से स्प्रे किया, तो जब भी आप है किसी भी फुहारे से जब भी स्प्रे करते हो तो पानी की बूंदों के रूप में या फिर जो ऑयल की बूंदें हैं उसके रूप में ये जाएगी, ठीक है। अब मिलिकन ने देखा कि जो ऑयल की ड्रॉप है उस पर 2 तरह के बल लगेंगे। कौन कौन सा बल लगेगा, एक तो बल लगेगा इस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर, क्योंकि जो हमारी तेल की बूंद है उसमें एक द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर नीचे की ओर लगेगा। दूसरा बल कौन सा लगेगा, दूसरा देखो यहाँ पर जब ये नोजल से बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर जो तेल की बूंदें हैं वो आवेशित हो जाती है, ठीक है। अभी आवेशित होने की वजह से इन तेल की बूंदों पर एक ऊपर की ओर एक बल और लगेगा। ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, ये अपना विद्युत बल लगेगा। तो क्या करते हैं कि इस बूंद को संतुलन है उसको नोटिस करते हैं कि किस वोल्टेज के लिए ये जो अपनी ऑयल की बूंद है वो नीचे की ओर मूव ना करे। अब ऑयल की बूंद है, कोई साइज में बड़ी होगी कोई साइज में छोटी होगी, तो उनकी क्या है कि दोनों के प्लेट्स के मध्य अगर दूरी डिस्टेंस डी है तो वो यहाँ से ग्राउंड से उसकी हाइट है वो नोट करते हैं, उस ड्रॉप का साइज है वो नोट करते हैं और उनमें एक रिलेशन बनाते हैं। उस रिलेशन के आधार पर उन्होंने जो सबसे छोटी बूंद देखी तो उस बूंद पर आवेश है वो कितना निकल कर आया। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई जितनी यहाँ पर तेल की बूंदें थी उसमें जो सबसे छोटी बूंद थी उस पर आवेश है इतना था, बाकी सभी जो बूंदें हैं उस पर आवेश है वो इस आवेश के गुणज के रूप में था, एक मल्टीपल के रूप में था। जैसे दूसरी कोई बूंद होगी उस पर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होगा, उसके अलावा कोई और बूंद होगी उस पर कुछ और मल्टीपल के रूप में होगा। तो वहाँ से हमें आवेश का जो क्वांटिमीकरण है उसका हमें पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो एक न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान होता है। ये सन 1923 के अंदर
मिलिकन को नोबेल प्राइज भी मिला था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि उससे पहले हमें आवेश का क्वांटीकरण है उसके बारे में पता ही नहीं था। तो फिजिक्स के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है ये। इसके बाद बात करते हैं कि आवेश की और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो आवेश की एक और बड़ी ही खास प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका जो सापेक्षता सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी एक द्रव्यमान है, अगर उसे हम किसी v वेलोसिटी के साथ है मूव करवाएं, यानी कोई भी द्रव्यमान है वो v वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है, तो उस द्रव्यमान का समय के हिसाब से क्या है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि स्टार्टिंग में मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m नोट है, ये फॉर्मूला दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हमारा द्रव्यमान है इसका स्टार्टिंग में द्रव्यमान है 5 kg है, और इसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। प्रकाश का वेग है अपना मीटर पर सेकंड, और अपने ये मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर वेग से। ठीक है, ये वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ 5 kg आ गया अपॉन 1 माइनस, तो ये c/c है ना यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश के वेग के बराबर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो 1 - 1, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना निकल कर आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि अगर सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं तो किरण है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है। एक समय था ये माना जाता था कि जो प्रकाश किरण है उन एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उस वक्त है प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हम उसकी 2 तरह की स्टडी किया करते थे। एक तो हम प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है उसके बारे में स्टडी किया करते थे, एक उसकी तरंग प्रकृति है उसके बारे में स्टडी किया करते थे। तो अगर कण प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए कि प्रकाश वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन कणों का द्रव्यमान है मान लीजिए m है। सबसे छोटा अगर न्यूट्रिनो का द्रव्यमान भी अपने मान के चले कितना था अपना, लगभग 2 × 10⁻36 kg, इतना भी मान के चले तो वो धरती तक जब पहुंचेंगे तो उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, वो प्रकाश के वेग से जा रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी वजह से बाद में ये थ्योरी आई कि जो प्रकाश है जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनका द्रव्यमान है वो 0 होता है। इसी कारण हम जो फोटोन लेते हैं जो लेते हैं उनका द्रव्यमान हम 0 मानते हैं। ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आइंस्टाइन का सापेक्षिकता के सिद्धांत के अंदर। तो इसी के आधार पर ये देखा गया कि जो हमारा आवेश है, क्या उस आवेश को भी अगर हम किसी वेलोसिटी के साथ अगर हम मूव करें तो क्या उस आवेश के मान में परिवर्तन होता है या नहीं। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। माना कोई एक द्रव्यमान है m है, और जब किसी t = 0 पर इसकी वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, तब उस जो अपना द्रव्यमान है उस पर आवेश मान लीजिए q है। अब इस आवेश को हम कोई वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी हमने दे दी v वेलोसिटी, ठीक है, किसी t समय के ऊपर, तो इस द्रव्यमान का आवेश वो कितना रहेगा, q ही रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं कि आवेश की निश्चरता का नियम। ठीक है, यानी कि जो विराम अवस्था में किसी द्रव्यमान पर जो आवेश है वही गतिशील अवस्था के अंदर उसका द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि जो विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम है वो क्या है। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे कि विद्युत आवेश की निश्चरता का हेडिंग लगा के लिखोगे वहां पर कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। उस वस्तु पर जो आवेश है जितना विरामावस्था में है उतना ही द्रव्यमान है उसकी गतिशील अवस्था में है वो बना रहता है। ठीक है, एग्जाम में आए
आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आवेश के गुणधर्म बताइए, तो हम अभी तक कई सारे इसके गुणधर्म है वो देख चुके हैं, उसमें एक आवेश के निश्चलता का भी है गुणधर्म, याद रखिएगा। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसके ऊपर द्रव्यमान m है, वो अगर जीरो है तो उस पर आवेश है वो भी जीरो रहेगा, आवेश है वो भी जीरो रहेगा। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, मान लेते हैं कोई एक द्रव्यमान m है, ये स्टार्टिंग तौर पे मान लीजिए उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है कि इसमें जितने प्लस आवेश हैं उतने ही इस पर माइनस आवेश है, तो ये विद्युत रूप से उदासीन है। अब जितने भी प्लस है वो क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है हमारे प्रोटॉन को दिखा रहा है, और माइनस क्या दिखा रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। अगर मैं क्या करूं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन है वो मैं बाहर निकाल देता हूं, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपना कितना होता है, -31 kg। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में बाहर निकालूंगा, तो चाहे कुछ भी हो, कम तो हो रहा है। तो मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, इसको मैं डेल्टा m से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा m से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास अब इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर क्या करूँ मैं इसी सिस्टम में, मान लीजिए ये मेरा प्लस और माइनस में फिर से नोट आउट कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। मैं 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर से इस सिस्टम को और ला के दे देता हूँ, 2 और दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके द्रव्यमान में कुछ वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कितनी होगी, m प्लस डेल्टा m। यानी कि मैं किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है, द्रव्यमान में कमी आ रही है। अगर मैं किसी वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो उसके द्रव्यमान में हो रही है वृद्धि, ठीक है। तो इसलिए कि अपने क्या कहेंगे कि आवेश है वो द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। अपना इलेक्ट्रॉन है उस पर भी द्रव्यमान है, तभी उस पर आवेश है। हाँ, ये जरूर है कि वो विद्युत रूप से उदासीन रह सकता है, पर अगर द्रव्यमान है तो ही आवेश होगा। एग्जाम में भी आप इसी को हेडलाइन बना के लिख सकते हो, ठीक है। डिटेल में अच्छे से कैसे आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर, उसके लिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसे आप डायरेक्टली फ़ोटो कॉपी करवाइएगा और अच्छे से उसको स्टडी कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम में उस नोट्स के बाहर है वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या टॉपिक है जो पूछा जाता है, तो मान लो कि कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु को कितने तरीकों से अपने आवेशित कर सकते हैं, आवेश इस पर कितने तरीके से ला सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी। किसी भी वस्तु है उसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आवेशन, आवेशन या चार्जिंग, ठीक है। तो वस्तु है शुरुआत में मान लीजिए विद्युत रूप से उदासीन है, उदासीन, ठीक है। तो इसको अपने कितने तरीकों से उसको आवेशित कर सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं मुख्य रूप से। पहला तरीका हमारा कौन सा है, घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। जो घर्षण द्वारा जो आवेशन है वो सबसे पुराना है। कब से शुरू हो रहा है ये आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक निकालते हो पहली ही लाइन में आता है कि ग्रीक के थेल्स नामक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले घर्षण के द्वारा है आवेशन को स्टार्ट किया था। कैसे किया था उन्होंने, तो इसमें आप हिस्टोरिकली देखो, ईसा से 600 साल पहले, यानी कि लगभग आज से 2600 साल पहले घर्षण के द्वारा आवेशन है उसके बारे में उन्होंने स्टडी शुरू कर दी थी। किस तरह से की थी, तो देखो उस समय का अगर रहन सहन के बारे में अगर हम
थोड़ा सा देखें तो उस वक्त लोग हम मुख्य रूप से किस पर रहते थे, पशु पक्षियों के साथ ऊपर निर्भर रहते थे, अपने जीविका के लिए उन्हीं पर निर्भर करते थे। तो उनके पास में आज की तरह कोई लैब वगैरह तो थे ही नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले आवेशन है इन्हीं चीज़ों से देखा होगा। तो वहाँ पर जो भेड़ थी, भेड़ के ऊपर, ये मान लीजिए हमारी भेड़ है, प्यारी भेड़ बना लेते हैं अपनी, समझ में आ गई? थोड़ी सी चाइनीज बन गई है, अरे समझ जाओ यार तुम। ये हमारी भेड़ है। तो एक एम्बर नाम का कोई भी एक पत्थर मान लो, क्योंकि देखो उस वक्त के लोग हैं चमकीले पत्थर थे, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। हीरे जवाहरात है, कोई भी कीमती वस्तु उनकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होती थी। तो एक एम्बर नाम का पत्थर है, आप गूगल सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। उस पत्थर को जब उन्होंने भेड़ के स्किन के ऊपर इस तरह से रगड़ कर उन्होंने कहीं छोड़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ये पत्थर है, ये आसपास की सूखी हुई जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उसको हल्का हल्का उसको आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने ये पाया कि पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर रहा है। उस समय के लिए तो ये जादू ही था। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही हम भेड़ के साथ उस पत्थर को रगड़ते हैं तो उस पत्थर में एक जादू, ठीक है, इस इलेक्ट्रम से ही हमारा जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है, वो वहीं से निकल कर आते हैं। बाद के लोगों ने भी अलग अलग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट किए। किसी ने बिल्ली की खाल है उसके ऊपर है किसी सूखे हुई कांच की नली को रगड़ा, किसी ने प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा, और अलग अलग टाइम के ऊपर है इसके बारे में हमें जानकारी दी। तो सबसे पहला तरीका तो यही था, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, वो क्या है कि देखो जब भी कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जितनी मात्रा के अंदर इस वस्तु पर अपना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या कार्य करता है, आवेश संरक्षण का नियम काम करेगा। आवेश संरक्षण का नियम काम करेगा कि जितना एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज दूसरी वस्तु पर नेगेटिव आएगा। तो देख लेते हैं हिस्टोरिकली किस किस वस्तु को आपस में रगड़ा गया। तो हमने देखा कि भाई कांच की छड़ है, जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर आता है धनावेश। इसको आप एक सारणी की तरह है याद रखिएगा, सॉरी अच्छे से बना देता हूँ यार, तुमको अच्छे से बनाएंगे। देखिए एक बार मैं टेबल बना दूँ आपके लिए, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो इसको। देखो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया तो कांच की छड़ है उस पर हमारा क्या आ गया, धनावेश आता है, और जो रेशम का कपड़ा उस पर ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार उन्होंने बिल्ली की खाल है उसको प्लास्टिक की छड़ से या एबोनाइट की छड़ से आपस में रगड़ा तो बिल्ली की खाल पर आ गया हमारा धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आ गया। ऊनी कपड़ा है उस पर के लिए भी ये चारों चीज़ों के साथ रगड़ा जाता है। ये देखो भेड़ की ऊन हो गई और ये एबोनाइट हो गया, है ना। तो वहाँ भेड़ की ऊन है उसके ऊपर तो आ रहा था हमारा धनावेश, जबकि अपना एबोनाइट है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा था। पर वहाँ पर जैसे क्या थी, यहाँ पर कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, जब इसको हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो जितना प्लस चार्ज इस पर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलाम का प्लस चार्ज आ रहा है तो 5 कूलाम का ही नेगेटिव चार्ज है दूसरी छड़ के ऊपर आएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा जो मेथड है अपना चालन के द्वारा, उसकी बात करें तो दूसरा मेथड है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा चालन द्वारा, इसको देख लेते हैं। देखो चालन द्वारा आवेशन की जब बात करते हैं तो देखो क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु कौन कौन सी है, एक पर तो हमारा
प्लस आवेश है और दूसरी हमारी क्या है, अनावेशित है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं। ये दोनों जोड़ दिया एक दूसरे को। ठीक है, दोनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मौजूद प्लस आवेश है, यहाँ पर जो मौजूद प्लस आवेश है, यहाँ पर 6 कूलम में 6 कूलम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आवेश है वो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ आवेश है इधर की तरफ भी मूव कर जाएगा और इधर से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वस्तुओं को जब आप वापस अलग अलग लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि दोनों पर ही आवेश आ गया है। तो इसमें चालन द्वारा आवेशन में हम क्या देखते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो आवेश है वो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ये हमारी आवेशित है, ये अनावेशित है। आवेश किस तरह से बंटेगा, मान लो एक गोला है जिसकी त्रिज्या है अपनी 1 सेंटीमीटर है और दूसरा गोला है जिसकी सतह है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है। अगर स्टार्टिंग के अंदर हमारा ये आवेश है, इस पर मान लीजिए हमने दे रखा है 10 कूलम का आवेश दे रखा है, 10 कूलम का आवेश दे रखा है और अब इन दोनों को गोलों को आपस में हमने संपर्क में लेकर आए। ठीक है, संपर्क में लेकर आएंगे तो आवेश है वो इधर वाले गोले से इधर वाले गोले की तरफ स्थानांतरित होगा और आवेश है इस गोले पर भी जाना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखोगे कि दोनों गोलों को जब वापस अलग अलग किया जाता है, दोनों गोलों को जब अलग अलग किया जाता है तो कौन से गोले पर कितना आवेश रहेगा। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोनों गोलों पर आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव है वो बराबर ना हो जाए, विभव बराबर ना हो जाए। और ये विभव क्या बला है आगे पढ़ेंगे। आप ये मान लो 2 से 3 लेक्चर के बाद में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो आवेश है वो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है और इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। नोट्स कहाँ से लोगे, टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, थर्ड जो मेथड है वो कौन सा है, प्रेरण द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरित करना, प्रेरित करना या प्रेरण हो गया। किसी को प्रेरित आपने तो नहीं किया अभी तक, किया है क्या, किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए ये कोई हमारे पास में एक आवेशित गोला है, ठीक है, या मान लीजिए अनावेशित है, छोड़िए आवेशित को दूसरा ले आएंगे, ये हमारा अनावेशित है। ये हमने एक कुचालक स्टैंड के ऊपर इसको रखा हुआ है। अब एक हम कांच की छड़ लेकर आते हैं और उस कांच की छड़ पर हमारा है प्लस आवेश। ये हमारा क्या है, चालक गोला। ये क्या है, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पे क्यों रखते हैं अभी देखते हैं, इसको समझेंगे। तो देखो जैसे कांच की छड़ है, इसको नज़दीक में लेकर आएंगे तो हमारा जो गोला है ये क्या है, कंफ्यूज जाएगा। क्या करेगा, इस प्लस आवेश की वजह से यहाँ पर शुरुआत में क्या उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है, जितने प्लस आवेश है उतने ही इसमें माइनस आवेश है। तो अब इस प्लस आवेश की वजह से इसमें जो माइनस आवेश है वो आकर्षित होकर इधर वाली तरफ आ जाएंगे और प्लस आवेश है वो दूर भग जाएंगे, भग जाएंगे ना।
ठीक है। अब कुचालक स्टैंड पर रखने का यही मतलब है कि जो ये वाले जो दूसरे वाले चार्ज है वो इधर वाली साइड आ जाए, डायरेक्ट ग्राउंड में ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड तो हम खुद करेंगे और एकल आवेश लेकर आएंगे इसके ऊपर। अब इस गोले को हमने कर दिया ग्राउंडेड। ग्राउंडेड को दिखाते हैं इस वाले सिंबल से, ग्राउंडेड को यानी कि भूसंपर्कित, काफी भारी भरकम नाम है, भूसंपर्कित करते हैं जब इस गोले को, तो क्या होगा, यहाँ से जो प्लस आवेश है आपका ये धरती में चला जाएगा, तो फिर इस गोले पर बचेगा क्या, गोले पर आपका बचेगा सिर्फ नेगेटिव आवेश। अब क्या करते हैं, इस छड़ को यहाँ से ले जाते हैं, छड़ को यहाँ से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे दूर लेकर जाएंगे तो ये गोला है और इसको भूसंपर्कित है, इसको भी हटा देते हैं, हटा दो भाई इसको। जैसे ही हटाया तो ये माइनस आवेश है, ये इसके ऊपर आराम से पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जाम में लिखना है, देख लेते हैं इसको, 3 स्टेप में हम बांटते हैं। शुरुआत में हमारा क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे भाई कि ये हमारा एक कुचालक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने एक चालक रखा है। स्टार्टिंग में क्या है, इस पर आवेश 0, तो इसको अनावेशित बोलते हैं, अनावेशित चालक है। इसके नजदीक में हम क्या लेकर आते हैं, एक कांच की छड़ लेकर आते हैं, कांच की छड़ लेकर आए जिस पर धनावेशित है, तो इसलिए लिखेंगे कि एक धनावेशित कांच की छड़ लेकर आएंगे। जैसे ही छड़ लेकर आएंगे तो जो हमारा चालक है उस पर प्रेरण के कारण कांच की छड़ है उसके नज़दीक तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरी साइड है उसकी तरफ प्रेरण की वजह से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा कि हम इस चालक को जब भूसंपर्कित कर देते हैं तो हमारा जो प्लस चार्ज है वो धरती में चला जाता है। और अब 4th स्टेप में क्या करेंगे कि भूसंपर्कित किया हुआ जो तार है वो हमने हटा दिया, जो ट्यूब है उसको साइड लेकर चले गए, तो हमारे गोले पर एकल ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो इसमें ना आपने क्या एक चीज नोटिस की कि देखो प्रेरण है, प्रेरण में आता है विपरीत आवेश, देख रहे हो ना, कांच की छड़ है प्लस आवेश वाली लेकर आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, विपरीत आवेश आता है। जब हम चालन के बारे में पढ़ते हैं, चालन के द्वारा आवेशन वाला पढ़ते हैं, उसमें कौन सा आता है, एक आवेशित वस्तु से आवेश है अनावेशित पर जा रहा है, तो जो इसके पास में आवेश होगा वही तो दूसरे के पास जाएगा, तो इसमें समान प्रकृति का आवेश आता है। घर्षण में क्या होता है, समान मात्रा में परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जाते हैं, इस पर प्लस आ गया तो दूसरे में माइनस आ गया, तो इसमें भी विपरीत प्रकृति के आवेश रहेगा, रह जाएगा याद, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा उसको 2 मिनट में ही रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आवेश के बारे में, आवेश होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि। इसके बाद में हमने पढ़े आवेश के गुणधर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक आवेश की वजह से किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है वो क्या होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।